हेलो नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार खत्म हुए। आज शायद जनता से नेता मिल रहे हैं। कई लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे बांट रहे हैं और इसके साथ ही साथ जनता अपने मन में तो सोच चुकी होगी कि वह किसे बनाएगी राज्य का मुख्यमंत्री। इस पर चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र ने जो चीजें देखी उसके बाद जनता का विश्वास नेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर से तो उठ चुका है। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें वोट देना है और राज्य की सरकार चुननी है। जनता के मन में क्या है इसके विषय पर तो 23 तारीख को पता चलेगा कि महाराष्ट्र में जनता क्या चाह रही है। झारखंड पे हम सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो स्थिति है उस स्थिति की बात करते हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति में क्या चल रहा है इस पर चर्चा करते हैं। क्यों महायुति अचानक से शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को साइड लाइन करते दिखाई दे रही है और उद्धव ठाकरे की मनोकामना अंदर ही अंदर दब चुकी है। चर्चा करने वाले हैं इसी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। विकास अघाड़ी की बात करें कि वहां पे चर्चा थोड़ी छोटी है क्योंकि एक ही व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। उनका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। किसने सोचा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार बनाएंगे और उस सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बार जब सत्ता का स्वाद आप चख लेते हैं तो उस स्वाद को छोड़ पाना, नकार पाना, अस्वीकार कर पाना आसान नहीं होता है। उद्धव ठाकरे के साथ यही हो रहा है। इन 2.5 साल वह सत्ता पर बैठे उस सत्ता की शक्ति को महसूस किया और अचानक से उस सत्ता से वह दूर चले गए। उनकी ही पार्टी के एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और उद्धव ठाकरे के हाथ से मुख्यमंत्री का पद फिसल सा जाता है। उसके बाद तो मुख्यमंत्री पद की लालसा और बढ़ती है। जब किसी चीज को आप चाहें कि वह आपको मिल जाए और वह आपको थोड़ी देर के लिए मिलती है तब लालच थोड़ा बढ़ जाता है। उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ। कारण यह है कि महाविकास अघाड़ी जो बनी उसमें शरद पवार का सबसे बड़ा रोल रहा। अगर आपको याद होगा 2019 में शरद पवार ने अजीत पवार को बीजेपी के खेमे में भेजा। एक ऐसी रणनीति वहां पर खेली जिससे बीजेपी वहां पे शरद पवार की रणनीति में फंसती हुई दिखाई दी। 5 दिन सरकार चली, उसके बाद तो केवल छीछालेदर हुआ और बीजेपी की छीछालेदर सबसे ज्यादा हुई क्योंकि एक चीज समझ में आई जनता को कि सत्ता को अपने पास रखने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जिस अजीत पवार को वह कह रहे थे कि ये सबसे बड़े करप्ट व्यक्ति हैं पूरे राज्य के, उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। उद्धव ठाकरे की मनोकामना कि वह मुख्यमंत्री बने यह पूरी तो हुई लेकिन पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। और इस बार जब 24 में चुनाव होने थे, गठबंधन का निर्माण होना था, इसमें वह पहुंच जाते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शरद पवार के घर। जिस मातोश्री में कभी लोग आया करते थे, आज वहां का सबसे बड़ा व्यक्ति दूसरे नेताओं के दर पर जा रहा है और मांग रहा है कि हमें बना दो राज्य का मुख्यमंत्री, आश्वासन ही दे दो। लेकिन फिर भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं रहा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार यह सभी इस बात को कहने में हिचकिचाते रहे कि उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। क्या पता उन्हें यह लग रहा हो कि आने वाले समय में सत्ता किधर जाएगी। उद्धव ठाकरे क्या वापस बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे, उनके साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। शायद यह भी संशय रहा होगा। एक और बात, लोकसभा चुनाव के परिणाम ने भी उद्धव ठाकरे के रसूख को कम किया है। आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी में और एनसीपी का स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा। इसमें अगर किसी व्यक्ति को घाटा हुआ, किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और जो व्यक्ति अपनी ही टूटी पार्टी से अपना सिंबल और अपना नाम हार जाए, उस व्यक्ति को ही सबसे अधिक दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ा और वह थे उद्धव ठाकरे। वहां से रसूख गिरा और जनता के बीच में उनकी इज्जत भी जाती दिखाई दी। ऐसे में शरद पवार, राहुल गांधी इस बात पर एक मत हुए कि आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां पर बन जाए कांग्रेस का और एनसीपी भी उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी
सहमति यहाँ पे दर्शा सकती है और उद्धव ठाकरे साइड लाइन होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो पद यहाँ पर उनके लिए था सीएम का, वह उनके हाथ से छूटता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी में कोई नहीं चाह रहा कि वह मुख्यमंत्री बने। बाकी अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसी स्थिति उनकी चल रही है, लग नहीं रहा है कि महाविकास अघाड़ी के वह तुरुप के साबित होने वाले हैं। बात करते हैं महायुति की, जहां पर शिंदे जो फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री हैं, यह कहना था भारतीय गृह मंत्री अमित शाह का। और इसी बीच में जो अफवाहों के बाजार हैं वो गर्म हुए कि देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया, उन्हें मनाया गया कि भाई साहब तुम बन जाओ हमारे उप मुख्यमंत्री इस महायुति के, तुम मन महसूस कर वह बनते हैं उप मुख्यमंत्री। लेकिन फिर अभी ऐसा महसूस हुआ महायुति को कि माहौल उनके पक्ष में नहीं है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस दोनों एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ सवाल बीजेपी और महायुति के मन में तो उठ रहे हैं। पहली जो बात है वह है लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी से जब कॉम्बैट हुआ लोकसभा चुनाव में महायुति का, तो एक बात समझ में आई कि महायुति पिछड़ चुका है। जनता के बीच में एक बात जा चुकी है कि महायुति एक अवसरवादिता की राजनीति करने वाला गठबंधन है। इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई यहाँ पर जनता के लिए काम करने का तरीका नहीं है। यह बात महायुति को समझ में आ चुकी है। इस बात को लेकर शायद महायुति के मन में यह चल रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे रखा जाएगा तो वह कहीं जनता के बीच में संदेश ना लेके चला जाए कि यह सत्ता के लालची फिर से सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह डर बना हुआ है महायुति के अंदर। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम एक दिक्कतें यहाँ पर ला रहे हैं महायुति के लिए। और दूसरा, अब 2.5 साल सरकार चली और गठबंधन का निर्माण जिस तरीके से हुआ, जनता के बीच में यह बात तो गई है कि लालच यहाँ पर है सत्ता का। इस बात को लेकर एंटी इनकम्बेंसी को भी नियंत्रित करना आवश्यक है और जनता को यह बताना जरूरी है कि ना तो एकनाथ शिंदे और ना देवेंद्र फडणवीस बनेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। हम यहाँ पर कोई नया चेहरा लेकर आएंगे, क्या पता उस नए चेहरे के नाम पर ही इनको वोट मिल जाए। फिलहाल अगर हम मुकाबले की बात करें तो महाविकास अघाड़ी से पिछड़ती महायुति दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला इतना भी सरल नहीं है महाविकास अघाड़ी के लिए। पीछे हैं पर इतने भी नहीं कि वह उसे आगे या वहां तक पहुंच ना पाए। पहुंच सकते हैं अगर वह कुछ काम अच्छे करते हैं। बाकी एक और बात, वह बात है यहाँ पर क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा फिर से प्रमुखता से आगे रखा जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को डिमिनिश तो किया, उसकी शक्ति को, उस चुनाव जिताने वाले चेहरे की जो शक्ति है उसको तो कम किया है लोकसभा चुनाव के नतीजों ने। इस बात का असर दिखाई दिया है आने वाले 6 सालों में। जब लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद से लगातार इस चेहरे में, इस शक्ति में गिरावट हमें देखी गई। लेकिन जो नतीजे हरियाणा में मिले उससे बीजेपी कैडर के अंदर उम्मीद की किरण फिर से जाग चुकी है और यह उम्मीद की किरण ऐसी बनी कि नरेंद्र मोदी का चेहरा अभी भी स्वीकार्य है और शायद किसी के नाम पर चुनाव लड़ना यह साफ दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस समय महाराष्ट्र में। और कुछ योजनाएं भी ऐसी लाई गई हैं जो बीजेपी की कोर योजना है, जैसे कि एमपी में लाडली बहन योजना, वैसे ही यहाँ पर लड़की बहन योजना जो है वो शुरू की गई। एक और चीज है जो है हिंदुत्व की राजनीति। अगर आप देखेंगे तो महायुति में हिंदुत्व की राजनीति को लेकर एक मत या एक राय नहीं देखी गई। खुलकर विरोध किया अजित पवार ने, कभी कांग्रेस के तरफ से चीफ मिनिस्टर रहे अशोक चौहान ने, क्योंकि वह बीजेपी में आ गए हैं, वह भी मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं। और गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, वह भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे के साथ अपनी दूरी बना के रखी हैं। इसी बीच में बीजेपी को समझ में आया तो उन्होंने नारे को परिवर्तित किया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। इस नारे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। इस नारे को समर्थन मिला है एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। देखना पड़ेगा हिंदुत्व की राजनीति, पोलराइजेशन क्या महाराष्ट्र में काम करेगा महायुति के लिए, देखना पड़ेगा। यह सारी बातें 23 तारीख को हमें पता चलेंगी। को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही अभी शांत दिखाई दे रहे हैं। सारा कुछ जनता के मूड पर दोनों गठबंधन ने छोड़ दिया है।
दोस्तों, अगले वीडियो में चर्चा करना है झारखंड की। क्या घुसपैठियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी वहां पर सफलता प्राप्त कर सकती है? इजाजत अनुष्ठांशु को लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।